हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जूल थॉमसन प्रसार के सिद्धांत के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। माना कि एक सिलेंडर हमारे पास कोई ए बी है जो कि एक ऊष्मारोधी सिलेंडर है। उसके दोनों ओर दो पिस्टन लगे हुए हैं। ये जैसे कि ये दो पिस्टन चित्र में दिखाए गए हैं। P1 इधर ये पहला पिस्टन है और एक ये दूसरा पिस्टन, दो पिस्टन लगे हुए हैं। इन दोनों पिस्टनों के बीच में एक सरंध्र डॉट लगा हुआ है। मान लीजिए कि अगर सरंध्र डॉट और पिस्टन नंबर 1 के बीच में कोई गैस भरी है जिसका द्रव्यमान 1 मोल है। उस गैस पर जब हम पिस्टन नंबर 1 से कोई बल लगाते हैं तो बल लगाने के कारण गैस यहाँ से इधर आ जाती है, मतलब सरंध्र डॉट में से निकल करके इस तरफ निकल आती है, पिस्टन नंबर 2 और सरंध्र डॉट के बीच में आ जाती है, जिसके कारण गैस कुछ कार्य करती है या गैस पिस्टन नंबर 2 पर कुछ बल लगाती है, जिससे पिस्टन नंबर 2 भी धीरे धीरे खिसकता आता है। मतलब जैसे जैसे ये खिसकता है तो यहाँ गैस बढ़ती है और ये भी धीरे धीरे खिसकता है और इस तरह की एक स्थिति बनती है। तो पहली घटना में क्या हुआ कि गैस पर कुछ कार्य किया जा रहा था। तो गैस पर किया गया कार्य, गैस पर कार्य किसने किया? तो पिस्टन नंबर 1 ने गैस पर कुछ कार्य किया। तो वह कार्य कितना किया गया? तो किया गया कार्य किस पर किया गया? गैस पर। तो गैस पर किया गया कार्य कितना हुआ? -P1 और V1। माइनस का क्यों आया? क्योंकि कार्य गैस के ऊपर किया गया है। अब दूसरी स्थिति में क्या हुआ? गैस के द्वारा किया गया कार्य, गैस के द्वारा किया गया कार्य। तो गैस ने कितना कार्य किया? तो गैस ने क्या किया? इस वाले पिस्टन को यहां से यहां तक खिसकाने का कार्य किया। तो जब पिस्टन यहां से यहां तक खिसकाया तो कितना था इसका? ये दाब P2, आयतन V2 था। ये दोनों कार्य क्या किए गए? किए गए बाह्य कार्य हैं। ये बाह्य कार्य। तो किया गया कुल बाह्य कार्य कितना हुआ? कुल बाह्य कार्य, कुल कार्य कितना किया गया? मान लीजिए DW किया गया होगा तो कितना हुआ? P2 V2 माइनस P1 P1। अब जब इस सिलेंडर में कहीं से ऊष्मा बाहर से आ नहीं सकती और ना ही बाहर जा सकती है, दोनों पिस्टन भी ऊष्मारोधी हैं, तो मतलब जो भी कार्य किया जाएगा वो अंदर की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके ही किया जाएगा। अगर यहाँ पर पहले आंतरिक ऊर्जा U1 थी और यहाँ पर U2 हो गई तो आंतरिक ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ du इज इक्वल टू U1 माइनस U2। ये परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में हमें दिखाई दिया। अब अगर आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो इसके कारण किए गए कार्य में क्या, हम जानते हैं कि किया गया कार्य कहीं ना कहीं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब dW जो होता है वह कितना होता है? du के बराबर होगा, बराबर P2 V2 माइनस P1 V1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? U1 माइनस U2। या फिर हम चाहें समय के साथ लिखना तो ये वाला पार्ट अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और इसको यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो बात बन सकती है और मुझे मिल जाएगा P2 V2 प्लस U2 इज इक्वल टू P1 V1 प्लस U1। एक समीकरण बन गया। या फिर मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं P प्लस V प्लस U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? नियतांक लिख सकता हूं इसको। तो मुझे इतना पता चल गया कि किया गया कार्य सरंध्र डॉट में
तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा बराबर कितना होता है, कंस्टेंट होती है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। और हम इन दोनों के योग को एंथैल्पी या एच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी भी कहते हैं। इसको एंथैल्पी भी कहते हैं। और सदैव जूल थॉमसन प्रसार में एंथैल्पी नियत रहती है, मतलब किसी भी प्रक्रिया के प्रारंभ में प्रक्रम के और अंत में एंथैल्पी का योग बराबर रहता है, बस बीच में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हम इसके आगे अगर देखें तो P1 V1 अगर स्थितिज ऊर्जा से या P1 V1 की वैल्यू अगर ज़्यादा है P2 V2 से, P1 V1 ज़्यादा है अगर P2 और V2 से, तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा, स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी अगर P1 V1 की वैल्यू, मतलब पहले वाली अवस्था की वैल्यू में ताप और इसका आयतन का गुणांक तथा बाद की अवस्था की वैल्यू में ताप आयतन गुणांक अगर से ज़्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। पर यदि इसका उल्टा है, P2 V2 ज़्यादा है किससे? P1 V1 से, मतलब पहले वाले से दूसरी वाली अवस्था में दाब और आयतन का गुणांक ज़्यादा है, तो क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा घटेगी। पर अगर दोनों का योग दोनों बराबर आते हैं, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जूल थॉमसन प्रसार के सिद्धांत के ऊपर डिस्कशन किया। इसके अगले वीडियो में हम लोग जूल थॉमसन के शीतलन के प्रभाव के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।